हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी चल रही है। हमने ले रखा है इंडियन इकोनॉमिक्स। हमारा टॉपिक चल रहा है इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन। ये हमारा सेकेंड वीडियो है। आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द प्लान हॉलीडे रेफर्स टू द पीरियड। हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं चलती रहीं, 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलीं, लेकिन 2-3 साल बीच में छुट्टी भी रही थी। तो बताइए कब रही थी छुट्टी? 1955 से 1968 तक, 1965 से 1968 तक, 1966 से 1969 तक, 1978 से 1980 तक। तो मैं आपको बता दूं सर, अपनी पहली योजना शुरू हुई थी 1 अप्रैल 1951 से और चलती रही 31 मार्च 1956 तक। फिर दूसरी योजना शुरू हुई 1 अप्रैल 1956 से और चलती रही 31 मार्च 1961 तक, और फिर चली 1 अप्रैल 1961 से तीसरी योजना जो 31 मार्च 1966 तक चली। उसके बाद 66, 67, 67, 68 और 68, 69 3 साल तक एक वर्षीय योजनाएं चली। एक वर्ष की 3 योजनाएं चली, यानी तब पंचवर्षीय योजनाओं का ब्रेक रहा, तो उसे अपन प्लान हॉलीडे बोलते हैं। तो प्लान हॉलीडे से तात्पर्य है 66 से लेके 69 तक की जो अवधि रही, 66, 67, 67, 68 एंड 68, 69। होप समझ गए। ठीक है, तो इसका आंसर सी रहा है। एक बार आप समझ लीजिए इसकी कहानी को। प्लान हॉलीडे स्कीम, ये जो 3 वर्ष मैंने बताए, प्लान हॉलीडे स्कीम वाज डिक्लेयर्ड ड्यू टू वेरियस रीजन। मतलब क्यों पंचवर्षीय योजना से ब्रेक लेना पड़ा? एक तो ये कह रहे हैं फेलियर ऑफ थर्ड प्लान वाज द मेन रीज़न। हमारा जो तीसरा पंचवर्षीय योजना था, हम अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाए। इंडो पाक वार 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। लैक ऑफ रिसोर्सेज यानी संसाधनों की कमी, एंड इंक्रीज इन प्राइस लेवल यानी कीमतें बढ़ रही थी या इन्फ्लेशन का दौर आ गया होगा। 3 सेपरेट एनुअल प्लान्स वर प्रिपेयर्ड, यहाँ पढ़ रहा हूँ मैं। 3 separate annual plans were prepared giving equal importance for agriculture and its allied sectors and the industrial sector। ये कहता है कि हमने एक वर्ष की 3 योजनाएं तैयारी की और हमने खेती और खेती के साथ जो अलाइड सेक्टर्स हैं, जो उससे जुड़े हुए क्षेत्र हैं, और उद्योगों पे ध्यान दिया। एम वॉज टू ओवरकम मिजरेबल कंडीशन, हम बुरी हालत से निकल सकें, ये उद्देश्य था। हैपेंड बाय 2 वॉर्स। एक तो हमारा चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 62 के आसपास, और उसके बाद 1965 में पाकिस्तान से आमने सामने की जंग हो गई थी। टू सॉल्व द फूड प्रॉब्लम, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड टू प्रिपेयर बेस फॉर द 4th, 5th 5-year प्लान। तो चौथे प्लान से जाने से पहले अपन एक आधार या बेस क्रिएट करना चाहते थे और इन्फ्लेशन वगैरह को कंट्रोल करना चाहते थे। डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, इसी दौरान मुद्रा का अवमूल्यन भी हुआ। इसी दौरान आपकी जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई। आगे एक आध 2 क्वेश्चन मैं हरित क्रांति पे भी लूँगा। एंड 6.9% की ग्रोथ रेट हमने 67-68 में अचीव की है। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे जो आपने देखे। द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द 11th 5-year प्लान वाज, हमारे जैसे मैंने बताया कि 12 पंचवर्षीय योजनाएं रही। ये कह रहा है कि जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उसकी मूल अवधारणा क्या थी? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, ह्यूमन वेलबींग, या फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का स्लोगन था, वो था फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, तेज और अधिक समावेशी विकास। हम अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का, सभी भागों का समावेशी विकास करें, सब लोग एक साथ आगे बढ़ें और तीव्रता से आगे बढ़ें। ठीक है, हमारा जो 12वां प्लान था, 12 से 12 याद कर लीजिए, वो 12 से 17 के बीच में चला था। तो 2007 से लेके 2012 के दौरान हमारा 11वां प्लान चला था, जिसका स्लोगन था फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। 11th 5-year प्लान जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, वो 2007 से 2012 के दौरान चली, और इसका जो टाइटल था वो था टुवर्ड्स द फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। मैं आपको बता दूं, 12वीं पंचवर्षीय योजना में एक और वर्ड जोड़ा गया, सस्टेनेबल। 12वीं का भी नाम लगभग ऐसा था, लेकिन जो सस्टेनेबल है, मतलब इस पीढ़ी के लिए भी रहे, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रहे, तो ऐसा ग्रोथ वो 12वीं पंचवर्षीय योजना में सोचा गया था। 11वीं का स्लोगन या नारा ये था, दिस प्लान बिगन्स इन फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशन। 2007-2012 के दौरान ये कह रहे हैं आर्थिक स्थिति अच्छी थी, देश की अच्छी ग्रोथ चल रही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, द 5-year प्लान दैट टर्मिनेटेड 1 year बिफोर द स्केड्यूल्ड पीरियड इज। ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो निर्धारित अवधि से 1 साल पहले ही समाप्त हो गई थी? तो आपकी जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया कि 5वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी को पंच मारने के लिए थी,
गरीबी हटाओ कार्यक्रम 5वीं योजना में शुरू किया गया था, लेकिन योजना 5 साल की थी, लेकिन 4 साल के बाद ही नई गवर्नमेंट आ गई थी, तो वो योजना 1 साल पहले ही टर्मिनेट कर दी गई। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो पंच लगाने के लिए थी, आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए थी, लेकिन वो समय से 1 साल पहले टर्मिनेट हुई। आप इसके बारे में थोड़ी सी बातें और समझ लीजिए। ये कहता है इसके बाद जो प्लान इसको पहले टर्मिनेट करके जो लाया गया, उस प्लान का नाम था रोलिंग प्लान, जो 1978 से लेकर 1980 तक चला। पूरी बात क्या है, जनता पार्टी की सरकार द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना को वर्ष 1978 में ही समाप्त करके 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1980 तक के लिए अनवरत योजना प्रारंभ की गई। तो पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी, 1979 तक 5th प्लान को चलना था, लेकिन 1 साल पहले ही उसको प्री टर्मिनेट किया गया और फिर 3 साल के लिए रोलिंग प्लान चला। और ये कहते हैं रोलिंग प्लान का प्रतिपादन गुन्नार मेडल ने किया था तथा इसे भारत में लागू करने का श्रेय डीटी लकड़ावाला को जाता है। ये जस्ट एक एक्स्ट्रा फैक्ट है। इसके बाद अगर ये भी लिखा हुआ है तो अगर आप पढ़ लीजिए। ये एक थोड़ा मेरी आदत में रहा है कि अगर कोई पेज पढ़ रहे हैं तो हाथों हाथ और कुछ भी लिखा है तो वो भी पढ़ दो, क्या पता वो आ जाए। तो वैसे ही बता रहे कि 6ठी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की वापस सत्ता में वापसी हुई। उसके बाद उन्होंने जनता पार्टी द्वारा लागू अनवरत योजना को समाप्त कर दिया। इसकी जगह 1980 और 1986 के लिए 6ठी पंचवर्षीय योजना लागू की गई। इस प्रकार 1 अप्रैल 1979 से लेकर 31 मार्च 1980 तक लगभग 2 साल तक भारत को योजना अवकाश माना जाता है। ये आपका एक तरह से सेकंड हॉलिडे हो गया। इससे पहले 1966 1969 में भी 3 साल का प्लान हॉलिडे चला था और यहाँ पे फिर 2 साल का प्लान हॉलिडे हो गया। और भारत में जो 6ठी योजना थी वो भी इनपुट आउटपुट मॉडल पे आधारित थी। थोड़ा सा इसके बारे में और सुन लें तो जो 5वां प्लान था वो चलना तो था 1974 से लेकर 1979 तक। कि सर कितनी बार बोलोगे, मुझे बस एक लाइन और बतानी है। द 5th 5-year प्लान लेड स्ट्रेस ऑन एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी हटाओ एंड जस्टिस। वैसे आपका ये जो 5वां प्लान था वो बेसिकली रोजगार प्रदान के लिए था, गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ और न्याय पर जोर देने वाला था, और चाहते थे कि हम कृषि और उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएं। लेकिन जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तो जनता पार्टी की सरकार चुनी गई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने क्या किया, उसे योजना को 1977-1978 में यानी 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया गया और फिर वो आगामी अवधि के लिए रोलिंग प्लान लाए। लेकिन जैसे बताया कि कांग्रेस पार्टी की सत्ता में वापसी होते ही उन्होंने उनके प्लान को खत्म कर दिया। क्या आप जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ तो हम आपके लिए 3 गिफ्ट लेके आए हैं। हमारा पहला गिफ्ट है YouTube वीडियोस। हम आपको 100 से भी ज़्यादा YouTube वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। इसमें हमने कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया है। आपको हर चैप्टर की अप्रोच मिलेगी। हमारा दूसरा गिफ्ट है, आपको PDF मिलेंगे। ये PDF कलरफुल होंगे, विद फुल डिटेल्ड होंगे। आप अपनी पेज से जब देखना चाहें तब उनको देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट जो हमारी तरफ से रहेगा वो रहेगा टेस्ट सीरीज। जी हाँ, हम आपको 25 टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। उसके द्वारा आप अपने क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। आपको अपने सही गलत क्वेश्चंस का पता लगेगा, कहाँ इम्प्रूव करना है, कहाँ स्ट्रांग है, कहाँ वीक है, आपको पूरा डिटेल उसमें पता लगेगा। ठीक है, अब ये सब आपको मिलेगा कैसे? इसके लिए नीचे हमने एक लिंक दिया है, उस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो नीचे बताए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। 14वां क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड द बुक? क्योंकि 10 MCQ हमारे पिछले वीडियो में हो गए थे, आप उसे ज़रूर देखिएगा। और ये इसके बाद 10 MCQ वीडियो इसमें भी है। खैर, आज का चौथा है, हु ऑथर्ड द बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, ये पुस्तक किसने लिखी? M विश्वेश्वरैया, JRD टाटा, GD बिरला या पट्टाभी सीतारमैया? किन्होंने लिखी है? तो ये लिखी है विश्वेश्वरैया ने। ठीक है, टफ नाम है, हालांकि मेरा नाम विश्वजीत है, वो थोड़ा इजी नाम है तो थोड़ा विश्वेश्वरैया। जी हाँ, ठीक बोला मैंने। ये उन्होंने किताब लिखी है। ये किताब उन्होंने 1934 में लिखी थी। तो ठीक है सर, आज़ादी से पहले भी हमारे यहाँ ब्रेन अच्छे वाले हुए हैं, अच्छे वाले दिमाग रहे हैं और जो देश के लिए सोचते थे। 1934 में ही उन्होंने किताब लिख दी थी। और ये कुछ किताबों के कवर पेज हैं। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, सर M विश्वेश्वरैया जी ने ये किताब लिखी थी।
और यहाँ 1936 लिखा है, हालांकि मैंने एक किताब में पढ़ा 1934 में ये किताब प्रकाशित हो गई। इसके अलावा एक बॉम्बे प्लान के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 8 उद्योगपतियों ने देश के आर्थिक नियोजन के लिए और इनकम को डबल करने के लिए एक प्लान लाए थे। उस प्लान का नाम था अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया। तो बिल्कुल अलग नाम है, ठीक है, पर थोड़ा सा नाम ध्यान से पढ़िएगा। अ प्लान ऑफ बॉम्बे प्लान, अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया, ऑथर्ड बाय 8 ऑथर्स। थोड़े नाम आपको कम दिखाई दे रहे होंगे, पर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सर पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, JRD टाटा, ये टाटा ग्रुप के जो फाउंडर हैं वो, GD बिरला, सर अंदेशिर दलाल, ए दलाल भी लिखा जाता है इनके लिए, सर श्री राम, कस्तूर भाई लाल भाई, AD श्रॉफ एंड जॉन मथाई। ये 8 लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट थे। इन्होंने इनकम को डबल करने के लिए ये बॉम्बे प्लान लाए थे। अमर्त्य सेन, ठीक है, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। इन्होंने भी एक किताब लिखी है, रिसोर्सेज वैल्यूज़ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक्स के ऊपर। ये इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्री हैं और नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। जस्ट ऐसे ही मैंने कुछ नाम दे दिए। वेल, मैच द फॉलोइंग प्लान्स एंड प्रोग्राम, प्लान पहला और प्रोग्राम। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो आपको अब थोड़े थोड़े स्लोगन याद होने चाहिए। पहले प्लान में क्या सोचा गया, सामने क्या लिखा है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन। ये कह रहे हैं पहले प्लान में उद्योगों पे सोचा गया, कृषि एवं सिंचाई पे सोचा गया, बुनियादी उद्योगों के विस्तार पे सोचा गया, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लाया गया, या आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति और स्थिरता के साथ विकास। क्या सोचा गया किस प्लान में? तो मैं आपको बताऊँ, सिंपल है। पहले प्लान में हमने प्राइमरी सेक्टर को सोचा। प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है? खेती। सिंपल है। तो पहले प्लान में हमने खेती के बारे में सोचा। तो आपका जो फर्स्ट प्लान है वो इसके साथ जाके मिलेगा, यानी आपका यहाँ से ए जो है वो 2 के साथ जाके मैच होगा। दूसरे प्लान में हमने इंडस्ट्री के बारे में सोचा, तो सेकंड प्लान में हमने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में सोचा, यानी बी आपका 1 के साथ मैच होगा, ठीक है। तीसरे प्लान में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में के बारे में सोचा। हालांकि ये बताते हैं फ्लॉप हो गई हमारी योजना, बट सोचा तो हमने ये था। तो सी के साथ हमारा सामने थर्ड बैठ गया। उसके बाद चौथे प्लान में हमने सोचा था कि हम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगे और स्टेबिलिटी के साथ ग्रो करेंगे, यानी मजबूती के साथ ग्रो करेंगे, ये हमने सोचा था। ये यहाँ से मैच होगा। तो चौथा यानी डी के साथ आपका 5 हुआ। और पाँचवें प्लान में गरीबी को पंच मारने के लिए हमने न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया कि भाई कम से कम न्यूनतम आवश्यकताएं तो पूरी हो। तो पाँचवें प्लान में हमने ये चलाया। तो पाँचवें में नहीं, ई के साथ 4 बैठा, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे 21354 आप ऑप्शन देखेंगे तो डी ऑप्शन में आपको दिख जाएगा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। थोड़ा सा टफ रहेगा, लेकिन अगर आप याद करेंगे तो याद हो भी जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये पिछले वीडियो में भी ये मैंने दिखाई थी आपको स्लाइड में भी है। यहाँ पे सारी पंचवर्षीय योजनाओं के थोड़े थोड़े हाईलाइट लिखे हुए, अवधि भी लिखी है कौन सी योजना कब चली। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या एज़ यूजुअल मैं कहता हूँ कि आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में PDF अवेलेबल है, उसे आप ले लीजिएगा। मैं एक बार पढ़ के बताता हूँ। पहला प्लान जो कि 1951 से 1956 चला गया, उसमें हमने एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया। दूसरा प्लान 1956 से 1961 तक चला, उसमें हमने हैवी इंडस्ट्रीज़, भारी उद्योगों पे विकास पे ध्यान दिया। और थर्ड में ये कहते हैं कि हमने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों के विकास पे ध्यान दिया, पर बेसिकली हमने इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया था। उसके बाद आपको पता ही है योजना अवकाश की अवधि रही, जो आज का पहला क्वेश्चन था। 3 साल तक हमने कोई पंचवर्षीय योजना नहीं लाई। चौथे योजना में हमने सोचा था कि हम ग्रो करेंगे, लेकिन साथ साथ स्टेबिलिटी को लाएंगे। पाँचवीं योजना में हमने गरीबी हटाओ, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी के लिए सोचा। उसके बाद ये पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में हमने सुना कि 1 वर्ष पहले ही नई गवर्नमेंट ने इसको टर्मिनेट कर दिया और अनवरत योजना रोलिंग प्लान लाए। तो 2 साल तक हमारे यहाँ रोलिंग प्लान चला। तो ये भी आपका हॉलीडे पीरियड रहा। उसके बाद वापस से जब कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई तो इन्होंने छठी योजना लाई, छठी पंचवर्षीय योजना, जो कि इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ से संबंधित है। 7वीं योजना 1985 से 1990 तक, सोशल वेलफेयर एंड पॉवर्टी इरेडिकेशन। और उसके बाद वापस से थोड़ी सी संकट में हम आ गए, तो वापस छुट्टी रही, प्लान हॉलीडे रहा। उसके बाद 92 से 97 तक जब उसके बाद आर्थिक सुधार हो गए, तो टू गिव डायनामिज्म टू इकोनॉमी
हमने अर्थव्यवस्था को गति देने का सोचा। उसके बाद 1997 से 2002 में सोशल जस्टिस और इक्वालिटी पे स्लोगन के साथ काम किया गया। उसके बाद 2002 से 2007 में रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को हटाने के लिए 2-3 बार आ चुका है बट हट तो नहीं रही है। 2007 से 2012 तक फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, और लास्ट जो योजना रही 12वीं, उसका स्लोगन था फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो लगभग नाम सेम है। इसमें 12वीं में रैपिड नाम भी आता है, रैपिड, सस्टेनेबल, मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, तो आप इसको याद कीजिएगा, याद हो जाएगा, कोशिश करेंगे तो डेफिनेट याद होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आता है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। कॉमर्स पॉइंट नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे इजीली मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। अभी जैसे जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, तो हमने उसके लिए 3 तरह के प्रोजेक्ट तैयार किए हैं और मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जस्ट देखिएगा। अगर आप एक बहुत सिंपल छोटे से कोर्स से स्टार्ट करना चाहें और क्या वैल्यू मिलेगी वो देखना चाहें, तो एक हमारा 99 रुपये का कोर्स है। उसमें हमने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, आपका अकाउंट्स तैयार हो गया है, तो क्वेश्चन बैंक हम आपको मात्र 99 रुपये में प्रोवाइड कराएंगे। उसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, 1500 से इनफैक्ट ज़्यादा ही होंगे, और वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे और चैप्टर वाइज होंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए आपका लगता है कि मेरा अकाउंट ऑडिट तैयार हो गया है, तो आप ऑडिट के इतने ही क्वेश्चन मात्र 99 रुपये में, इस तरह किसी भी सब्जेक्ट के, जो कॉमर्स रिलेटेड 6 सब्जेक्ट हैं, उन किसी भी सब्जेक्ट के आप पेपर हमसे बाय कर सकते हैं, मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। वेल, ये तो हो गई क्वेश्चन बैंक की बात। अगर मान लीजिए आपके पूरे सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो चुकी है, तो आप हमारे 249 वाला प्रोडक्ट देख सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर सैम्पल पेपर्स हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से, अकाउंट्स 25, ऑडिट 25, RSR 25, तरह से 6 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल 150 क्वेश्चन है। तो 150 क्वेश्चन जब होते हैं तो एक सैम्पल पेपर पूरा होता है। तो हमने ऐसे 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप बहुत ही सीरियस तैयारी कर रहे हैं और अपने चांस नहीं गंवाना चाहते और जॉब लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल एडवाइस करूंगा कि आप ये 50 सैम्पल पेपर्स परचेज़ कीजिए, और मात्र 249 रुपये में अवेलेबल है। यानी अगर एक सैम्पल पेपर मात्र 5 रुपये हो गया, अगर आप हिसाब लगाएं तो, और 5 रुपये में 150 क्वेश्चन हो अबाउट दैट, और बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तैयारी के लिए। वेल, ये भी आपका सैम्पल पेपर रहा। इसके बाद अगर बाय द वे आप अकाउंट्स के नहीं हैं, या आपको अकाउंट्स की बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो हमारा अकाउंट्स का वीडियो लेक्चर्स का पूरा कोर्स तैयार है और मात्र 499 रुपये में अवेलेबल है। इसके तहत अगर आप ये 499 का कोर्स लेते हैं, तो हमने आपको सैम्पल पेपर्स फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। जो सैम्पल पेपर्स 249 की वर्थ के थे, वो भी हमने फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। तो जस्ट अगर नेट देखा जाए तो नेट ये कोर्स आपका 200 का ही हो गया, ऑलमोस्ट 200 या 250 का हो गया, इनफैक्ट 250 रुपये का हो गया। तो जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप अकाउंट्स पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और इसके अंदर 150 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं। एक चैप्टर को 10-10, 12-12 वीडियो लेक्चर्स में इन डेप्थ स्टडी कराया गया है। अगर आप इनको देखने के बाद अकाउंट्स के पेपर लगाते हैं, अकाउंट्स के वीडियोज़ हमारे तैयार हैं इस महीने, और आने वाले महीनों में और वीडियोज़ तैयार होते चले जाएंगे। लगता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सारे कोर्स आपको पूरे अवेलेबल मिले, जस्ट आप जा सकते हैं। और ये सब हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप में मिलेगा। बाय द वे, आपको कोई दिक्कत आती है तो घर पे आप हमें Who among the following is associated with White Revolution? निम्नलिखित में से कौन श्वेत क्रांति से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति यानी दुग्ध क्रांति। ठीक है, तो PJ कुरियन, वर्गीस कुरियन, MS स्वामीनाथन या रघुराम राजन, इसमें से कौन श्वेत क्रांति से संबंधित हैं? तो उनका नाम है V कुरियन, वर्गीस कुरियन उनका नाम है। ठीक है, क्या किया इन्होंने, थोड़ा इनके बारे में पढ़ते हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जन्म 26 नवंबर 1921, देहांत 9 सितंबर 2012। ही वॉज अ सोशल एंटरप्रेन्योर हु वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ ऑपरेशन फ्लड। तो ये जो ऑपरेशन फ्लड चलता है, इसका भी संबंध दुग्ध क्रांति से है। तो फ्लड वैसे बाढ़ मतलब होता है, लेकिन दूध की बाढ़ ला दी इन्होंने। विच मेड इंडिया द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो ये थे मेन जिनका दिमाग था, और सबसे बड़ा दुग्ध निर्माता बना दिया देश को इन्होंने पूरी दुनिया में।
अमूल ब्रांड इन्होंने ही लाया। पायोनियर द आनंद पैटर्न ऑफ डेयरी कॉपरेटिव्स टू रेप्लिकेट इट नेशनल वाइड एंड फाउंडेड अमूल इंडियाज लार्जेस्ट फूड ब्रांड। तो ये कहते हैं इन्होंने आनंद पैटर्न को पूरे देश में रेप्लिकेट किया, पूरे देश में इसको चलाया, अपनाया। फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द वाइट रिवोल्यूशन। इनको दुग्ध क्रांति का पिता या फादर कहा जाता है। इनको कई बार अवार्ड भी मिले हैं। 1963 में इनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड, 1965 में इनको पद्मश्री, 1966 में पद्म भूषण और 1999 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ठीक है, इसके बाद वाइट रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, ये तो लड्डू सा क्वेश्चन हो गया। श्वेत क्रांति का संबंध है, तो श्वेत क्या होता है? दूध होता है। आप कहेंगे सर एग भी होता है, हाँ तो ठीक है, अंडा मत याद करना, दूध याद करना, ठीक है। गेहूँ और मछली तो कहीं से भी नहीं हो रहा है। तो श्वेत क्रांति का संबंध है, तो ये आपको सारी क्रांतियाँ पढ़ के जानी, श्वेत, हरित, नीली, पीली होती है बिल्कुल, भूरी, तो ये सारी क्रांतियाँ आपको पढ़ के जानी है। श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऑपरेशन फ्लड लॉन्च्ड ऑन 13 जनवरी 1970, तो 13 जनवरी 1970 में ऑपरेशन फ्लड लाया गया। वाज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये विश्व का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम था। एंड अ लैंडमार्क प्रोजेक्ट ऑफ इंडियाज नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ऑल दिस वाज अचीव्ड नॉट मेयरली बाय मास प्रोडक्शन बट बाय द प्रोडक्शन बाय द मासेज। ये कितनी मस्त लाइन लिखी है। ये सब हमने हासिल किया, ऐसा नहीं है बड़ा प्रोडक्शन करके, पर बहुतों ने प्रोडक्शन करके। हमने मास प्रोडक्शन नहीं किया, प्रोडक्शन किया मासेज ने, सब ने मिलकर लग गए इसमें। द प्रोसेस हैज़ सिंस बीन टर्म्ड एज द वाइट रिवोल्यूशन। तो क्रांति में क्या होता है? लोग लग जाते हैं, सुध बुध खो के लग जाते हैं। तो वैसे ही कहीं ना कहीं श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति, ऑपरेशन फ्लड में भी लगे हुए होंगे। बताना क्या चाहता था? जनवरी 1970, आपको तारीखें याद रखनी है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं? पिछले वीडियो में मैंने बताया था एनडीसी जो होती है वो एक तरह से फाइनल अथॉरिटी होता है। योजना आयोग, या अब योजना आयोग का समाप्त करके नीति ला गया है, NITI नीति ला दिया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये जो होते हैं ये सलाहकारी संस्थाएं होती हैं, ये एडवाइजरी बोर्ड होते हैं। ये सजेस्ट करते हैं कि देश को ऐसे चलाना है या देश के लिए ये योजनाएं लानी चाहिए, लेकिन उन योजनाओं को जो अंतिम स्वीकृति देने वाला प्राधिकरण है वो है NDC। तो ये पूछता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन कौन होते हैं जो फाइनल अप्रूवल देते हैं? प्रधानमंत्री डेफिनेट होते हैं, अध्यक्ष वित्त आयोग ये नहीं होते, संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण यानी कैबिनेट मिनिस्टर्स ये होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री बिल्कुल होते हैं। और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल 1 2 3 1 3 4 2 4 1 2 3 4। तो मैंने बताया 1 3 4, तो बी इसका आंसर रहने वाला है। ये सब लोग होते हैं, बी इसका आंसर रहा। प्राइम मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन नहीं होते, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, ये आपको पता है वित्त आयोग भी एक संस्था होती है, मतलब देश में राज्यों और केंद्र में टैक्स का बंटवारा कैसे होगा उसका फैसला वित्त आयोग ही करता है। लेकिन वित्त आयोग के जो चेयरमैन हैं अभी कल परसों भी डिक्लेयर हुए हैं, श्री अरविंद पानगड़िया। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ जनवरी 2024 में, तो उससे 2-3 हफ्ते पहले ही श्री अरविंद पानगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, और ये पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनफैक्ट नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष श्री अरविंद पानगड़िया ही थे, और अब इनको वित्त आयोग का भार दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर बी सिंपली रहने वाला है। आपको समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिए। ये स्लाइड अगेन, ये स्लाइड भी पिछले वीडियो में थी, थोड़ा सा मैं फिर भी पढ़ देता हूँ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन नियाणी समिति की अनुशंसा पर कैबिनेट के प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 को किया गया। तो योजना आयोग योजनाएं लाएगा, उसको अप्रूवल देगा NDC। 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया था। यह नीति आयोग की तरह एक गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो इनको संविधान से शक्तियाँ नहीं मिलती है। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, और नीति आयोग का सचिव ही इसका मुख्य सचिव होता है। ये NDC की बात चल रही है। प्रारंभ में राज्यों के मुख्यमंत्री ही इसके सदस्य हुआ करते थे, परंतु बाद में फिर कैबिनेट मिनिस्टर और UTs के जो चलाने वाले प्रशासक थे उनको भी शामिल कर लिया गया।
तो पहले कह रहा है कि पहले केवल राज्यों के मुख्यमंत्री होते थे, लेकिन अब कैबिनेट मिनिस्टर, यूटीज को चलाने वाले प्रशासक और योजना आयोग के सारे सदस्य भी इसके सदस्य होते हैं। और के संथानम ने एनडीसी को, राष्ट्रीय विकास परिषद को, सर्वोच्च मंत्री परिषद, सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी है। और इसमें राज्यों की भूमिका होती है, इसलिए इसे सहकारी संघवाद का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। और अगर दर्जे की बात करें तो राष्ट्रीय विकास परिषद स्पष्टतः है नीति आयोग से उच्च निकाय है। ऑब्वियस सी बात है, एक बंदा योजना बना के जा रहा है और अप्रूव करने का अधिकार किसी और के पास है, तो जिसके पास अधिकार है वो उच्च आयोग हुआ, तो नीति आयोग अपना रिकमेंडेशन कर देगा, फाइनल अप्रूवल तो एनडीसी ही देगा। एनडीसी जब अप्रूवल देगा तो वो केंद्र, राज्य और नीति आयोग सबके बीच में सामंजस्य स्थापित करेगा। ठीक है, और ये बात भी समझने की स्मरण रहे कि हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के पीछे कोई वैधानिक स्वीकृति नहीं होती थी लगा दो, क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं का दौर गया। योजना आयोग केवल एक सलाहकारी संस्था हुआ करती थी और उनकी योजनाएं केवल एक मार्गदर्शक होती थी। वो एनडीसी के समक्ष योजनाएं प्रस्तुत करते थे और उसके बाद उसके ऊपर विचार विमर्श होता था। लास्ट पॉइंट देखो, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्वीकृति के बाद ही पंचवर्षीय योजनाओं पर कार्य आरंभ होता था। तो मतलब एनडीसी बहुत ही पावरफुल चीज़ है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों की डिमांड पे बुक फाइनली पब्लिश कर दी गई है। जैसे सबको पता है, फिर भी बताता हूँ मैं। वैसे मैंने 50 सैम्पल पेपर्स ऑफर किए थे और वो आपके पास ऐप के अंदर अवेलेबल थे, यानी सॉफ्ट कॉपी के तौर पे थे। आप आराम से उनको देख सकते थे। पीडीएफ में काफ़ी कलरफुल से थे, बट बहुत लोगों को पसंद आने के बाद भी कई लोगों का ये कहना था कि सर हमें एग्ज़ाम टाइम के लिए भी और हमें बुक से सूट नहीं होता है, तो आप बुक निकालिए। तो 50 सैम्पल पेपर की बुक का साइज़ तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। इवन जैसे मैंने अभी 10 सैम्पल पेपर निकाले हैं, तो इसमें भी नंबर ऑफ पेजेस 360 हैं। जी हाँ, 360 इतने पेजेस अभी ही हो गए हैं। तो शायद अगर 50 पेपर निकालता तो शायद 1800 पेजेस के आसपास हो जाते। तो इसीलिए इतनी बड़ी बुक मैं नहीं निकालना चाह रहा था, बट फाइनली अभी 10 सैम्पल पेपर तो निकाल ही दिए हैं। इसके अंदर आपके 1500 एमसीक्यू हैं। मैं कुछ फीचर्स आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। ये बुक का जस्ट फ्रंट कवर है। तो इसके अंदर आपको 1500 एमसीक्यू मिलेंगे, 10 सैम्पल पेपर मिलेंगे। ये सेकंड पार्ट, जिसको आप कॉमर्स वाला पार्ट कह सकते हैं, उसके लिए है। बाय द वे, ये पूरा कॉमर्स नहीं है, पर पार्ट सेकंड के लिए निकाला है मैंने। हर क्वेश्चन, जी हाँ, हर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। एक और बात कि हर क्वेश्चन के नीचे इन डेप्थ सॉल्यूशन हमने डिटेल से दिया है, इसीलिए इतने पेजेस लग गए हैं। वरना मैंने खुद भी कभी सैम्पल पेपर्स पढ़े हैं मेरी पढ़ाई के दौरान, तो 10 सैम्पल पेपर 100-120 पेजेस में आ जाते हैं। पर एक तो ये हिंदी इंग्लिश हो गया, तो डुअल लैंग्वेज होने की वजह से वैसे ही क्वांटिटी डबल हो गई। फिर हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया है, दैट्स वाई वो ज़्यादा हो गया है। फिर भी जैसे मैंने हमेशा कहा है, आप इन क्वेश्चनों को लगाइए। एक और बात, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो 50 सैम्पल पेपर्स थे, ठीक है, जो 50 सैम्पल पेपर्स थे वो क्वेश्चन, और अभी ये जो मैं 10+40 का मॉडल दे रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। अगर आपने वो ले रखे हैं, आप मोबाइल में कंफर्टेबल हैं, तो आपको दोबारा किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप बुक एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ठीक है। तो ये 10+40 मॉडल क्या है, यानी 50 में से 10 क्वेश्चन तो मैंने हार्ड कवर बुक के तौर पे प्रोवाइड करा दिए हैं और 40 क्वेश्चन फ्री में आपको अभी भी मिलेंगे। तो बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस रखा है, 360 रुपये रखा है। यानी आपके पास एक तरह से दो चॉइस हो गए कि आप 250 रुपये दीजिए और 50 के 50 सैम्पल पेपर सॉफ्ट कॉपी के तौर पे ले लीजिए, या फिर आप ऐसा कीजिए कि 360 रुपये खर्च कीजिए। आपको बुक होम डिलीवर होगी, 4 से 6 दिन में होम डिलीवर हो जाएगी। आप हमारे ऐप के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं या अमेज़न के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ, ये है कि ये बुक अभी 2025 तक, ये 2025 नहीं 2024 तक ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हम 1-2 साल जब हमारा नाम हो जाएगा, उसके बाद हम ओपन मार्केट में लॉन्च करेंगे। टिल देन अभी ये आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं ऐप के थ्रू या अमेज़न के थ्रू, वहाँ से आपको 3 से 6 दिन में डिलीवर हो जाएगी। जस्ट एक आखिरी बात, इसके अलावा ये बुक का जैसे ऐसे बैक कवर है, यहाँ पे देखो आप प्राइस लिखा हुआ है, यहीं पे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखे हुए हैं। एंड ये कि हमारे और डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। धीरे धीरे हम, अगर इस बुक का वैसे अच्छा रिस्पांस आना शुरू हो गया है तो मैं बहुत कमिटेड हूँ कि बाकी अब धीरे धीरे हम सारे प्रोडक्ट्स को ऑफलाइन लाएंगे और फिर ओपन मार्केट में भी लाएंगे। तो बाकी सब्जेक्ट आप जैसे स्टैटिस्टिक, इंडियन इकोनॉमिक्स, जूनियर अकाउंटेंट का जो अकाउंटेंसी एग्ज़ाम है, ऑडिट हुआ, GF&AR हुआ, RSR हुआ, ये सब भी प्रोडक्ट आप हमारे ऐप पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।
ऑपरेशन फ्लड इज़ एसोसिएटेड विद, मैंने बता दिया है, फिर भी ऑपरेशन फ्लड का संबंध है बाढ़ नियंत्रण से। अगर कोई ना पढ़ के सोचेगा तो बोलेगा हाँ सर बाढ़ का करें। इरिगेशन प्रोजेक्ट, सिंचाई परियोजना से, स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन से, या मिल्क प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से। तो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो है दुग्ध उत्पादन से और उसके वितरण से। एक स्लाइड में समझाने की कोशिश की है मैंने कि ये कैसे काम करता है। हाउ वाज नेशन वाइज मिल्क ग्रिड अंडर ऑपरेशन फ्लड। अब जैसे ये पहला दूध वाला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे बहुत सारे दूध वाले हैं। ये क्या करते हैं, ये दूध निकाल के कोऑपरेटिव सोसाइटी को देते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करेंगी, उसकी ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग करेंगी। ठीक है, ग्रेडिंग और प्रोसेसिंग करने के बाद वो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी अमूल को दे देंगी। वो अमूल वाले क्या करेंगे, अमूल क्या करेगा, इसकी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग करेगा और उसे कहाँ पहुँचाएगा, कंज्यूमर तक। तो फार्मर से, समझिएगा आप क्या हुआ, फार्मर से गया कोऑपरेटिव सोसाइटी तक, कोऑपरेटिव सोसाइटी से गया वो स्टेट वाइज कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमूल तक, फिर अमूल ने उसकी एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करके उसे कस्टमर तक पहुंचाया। तो फार्मर्स को भी बेनिफिट होता है, इससे फार्मर्स की इनकम बढ़ती है और उनको मार्केटिंग कैसे बेचें का झंझट खत्म हो जाता है। और ग्राहकों को भी बेनिफिट होता है क्योंकि उनको अच्छी क्वालिटी का स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क मिलता है और एक ऐसे ब्रांड का मिलता है दूध जिस पे वो विश्वास कर सकते हैं। तो ऐसे करके इन्होंने फार्मर्स से कंज्यूमर्स तक को दूध को पहुंचाया और मासेस यानी बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन मासेस ने किया, लोगों ने किया। इस तरह से ऑपरेशन फ्लड हुआ। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको नहीं कहना चाहता, मतलब लेकिन कई बार होता है, कई बार अपन एक नौकरी सोचते हैं, नौकरी ढूंढते हैं, वो अपने को खैर ढूंढनी है, सोचनी है, ठीक है, लेकिन कई बार आप किसी बड़ी चीज़ के लिए बने होते हैं। तो आपके दिमाग में अगर कोई धंधा है, कोई बिजनेस है, कोई आइडिया है, तो आप उसको भी सोचिए। मतलब सोच होती है, सोच आपको बहुत बड़े लेवल पे भी ले जा सकती है, बहुत छोटे लेवल पे भी ले जा सकती है। तो ठीक है, आप एक नौकरी पा लीजिए, लेकिन कई बार हो सकता है कि आपके दिमाग में कोई आइडिया चल रहा हो, तो थोड़ा अपने गट्स पे विश्वास कीजिए, थोड़ा जोखिम उठाइए, थोड़ी पूंजी जुटाइए, बहुत सारी मेहनत कीजिए और अपने सपने को सच बना लीजिए। चलो, ग्रीन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, हरित क्रांति का संबंध है। हरित क्रांति का संबंध है बाजरे के उत्पादन से, दाल के उत्पादन से, गेहूं के उत्पादन से या तिलहन के उत्पादन से। तो हरित क्रांति का संबंध है गेहूं के उत्पादन से, व्हीट प्रोडक्शन से। तो आखिरी में इसको भी सुन लेते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, भारत में हरित क्रांति। द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया refers to a period of time when agriculture in India changed to an industrial system due to the adoption of modern methods and technologies such as high yielding variety seeds, tractor irrigation facility, pesticides, fertilizer। ये कहता है कि कृषि में जब अपन ने औद्योगिकरण को ला दिया, मतलब अपन ने सिस्टमेटिक एक उद्योग की तरह से खेती को करना शुरू किया, हमने ट्रैक्टर्स का प्रयोग किया। ठीक है, हल के स्थान पर मतलब ट्रैक्टर का प्रयोग किया हमने। यूँ समझ लीजिए कि बरसात के पानी पे डिपेंड ना होकर सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया हमने। कीटनाशक पेस्टिसाइड्स का प्रयोग किया हमने, पैदावार को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स का और ज़्यादा उर्वरक बीजों का या ज़्यादा उत्पादन करने वाले बीजों का प्रयोग किया, तब जाके हरित क्रांति आई। दिस वाज द पार्ट ऑफ द लार्जर ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्टेड बाय नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति लाने का श्रेय नॉर्मन बोरलॉग को है। ठीक है, और इंडिया में ये 1960 के आसपास ये शुरू हुआ और फिर हमने बड़ी मात्रा में फूड ग्रेन यानी अनाज का प्रोडक्शन शुरू किया। डॉक्टर मनकोम्बू संभविसन स्वामीनाथन, आप तो इसको MS स्वामीनाथन, सॉरी अगर मैंने गलत इंटरप्रेटेड किया हो, तो MS स्वामीनाथन याद कर लीजिए। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक या फादर कहा जाता है। तो एक हमने डॉक्टर वर्गीस कुरियन पढ़ा, वो श्वेत क्रांति के जनक हैं, और एक डॉक्टर MS स्वामीनाथन है जो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग हैं और उन्होंने अपनी लीडरशिप से यहाँ पे डेवलपमेंट किया। और हाई, यहाँ पे वर्ड सुनना, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ व्हीट इन इंडिया। तो बेसिकली गेहूं उत्पादन पे जोर रहा। होप वीडियो आपको थोड़ा यूज़फुल लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक किया करो अगर अच्छा लगता है रियल में तो। और ठीक है, जब आपका कंपटीशन ना रहे किसी के साथ तब वीडियो शेयर कर देना। ठीक है, हमारा ऐप है लगातार, उसका ऐप का
साइंस स्लोगन लोगो आता रहता है, उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वह बहुत सारा कंटेंट फ्री में भी है और कुछ पेड कंटेंट भी है जो बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे अवेलेबल है। तो बस आप एक अच्छी से पढ़ाई कीजिए, मैं वीडियोस हमेशा बनाता रहूँगा। चलिए बाय।